एक मुल्क की आवाम अपने लीडर को वोट की पावर से लाती है, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद वही डेमोक्रेटिक लीडर अचानक से गायब हो जाता है। रातों रात उस लीडर की हुकूमत बदलकर किसी और के हाथों में थमा दी जाती है। कोई कुछ समझ ही नहीं पाता कि ये सब कौन और कैसे करता है। कोर्स भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, जिसमें बाहर की एक बड़ी ताकत अपने मनपसंद लीडर को हुकूमत में बिठा देती है। ईरान से टर्की, इंडोनेशिया से पाकिस्तान और इराक से अफगानिस्तान तक तारीख में मुस्लिम कंट्रीज खास तौर पर अमेरिकन बैड कोर्स का निशाना बनी है। जब भी कोई मुस्लिम नेशनलिस्ट लीडर अपने मुल्क का सोचता है और अपनी आवाम की बेहतरी चाहता है, तो उसको मंजरे आम से गायब कर दिया जाता है। ये सब थ्योरी में नहीं बल्कि हकीकत में हो चुका है। आज हम इन्हीं कोर्स पे बात करेंगे और प्रूफ्स के साथ देखेंगे कि अमेरिका ने कब और कैसे मुस्लिम कंट्रीज के लीडर की हुकूमत गिराई है और किस तरह अमेरिका ने चुन चुन कर इन सबको अपने रिश्ते से हटाया है। तो चले इस हकीकत से पर्दा उठाते हैं। मुस्लिम दुनिया में इस सब की शुरुआत होती है ईरान से, जहां प्राइम मिनिस्टर मोसादेक एक डेमोक्रेटिक लीडर के तौर पर अपनी आवाम के वोट से आए। उन्होंने अपने मुल्क और आवाम के फायदे का सोचा और एक ऐलान किया। ईरान का तेल सिर्फ ईरान की पब्लिक का है, मगर ब्रिटिश और अमेरिकन ऑयल कंपनीज को ये बात जहर जैसी लगी। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोसादेक के फैसले के जवाब में ऑपरेशन एजेक्स का आगाज किया। इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए अमेरिका ने पानी की तरह पैसा बहाया। अखबारात यानी न्यूज़पेपर को खरीद लिया गया, लोगों को सड़कों पर उतार दिया गया और फिर नतीजन मोसादेक की हुकूमत गिरा दी गई। शाफ ईरान को वापस लाया गया, जो वेस्टर्न पावर्स का सबसे बड़ा दोस्त था। 2013 में CIA ने अपने पेपर्स में ये तस्दीक कर दी कि हाँ, ये को अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर तैयार किया था और यहाँ से एक ब्लूप्रिंट डिजाइन किया गया। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो मुस्लिम दुनिया के आगे आने वाले सालों में बार बार रिपीट किया गया। इसके बाद 1950 और 60s में अरब दुनिया में एक नाम बहुत मशहूर था। इजिप्ट का जमाल अब्दुल नासिर ने ऐलान किया, अरब दुनिया आजाद होगी, स्विस कनाल हमारी रहेगी और इस इलाके में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा। इस ऐलान को सुनते ही अमेरिका ने पहले जमाल अब्दुल नासिर को अपनी साइड लाने की कोशिश की, लेकिन जब नासिर ने USSR के साथ हाथ मिला लिया, CIA ने उसकी ओपोजिशन को फंड करना शुरू किया। असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई और आखिरकार जब वेस्टर्न पावर्स नासिर को मारने में कामयाब हो गई तो एक नए लीडर को उसकी जगह लाया गया। अनवर सादिक, जो अमेरिका का हमदर्द और दोस्त था, उसके आने से इजिप्ट का रुख बदल गया और वहां भी वेस्टर्न पावर्स का इन्फ्लुएंस पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। ये था एक और शिफ्ट। अब बारी आती है इराक की। इराक का केस और भी खतरनाक था। इजिप्ट के लीडर नासिर और ईरान के लीडर मोसादेक की तरह 1963 में इराक के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल करीम कासिम ने एक फैसला किया जो वेस्ट को नागवार गुजरा। प्राइम मिनिस्टर कासिम चाहते थे कि इराक अपने रिसोर्सेज को खुद कंट्रोल करे और फॉरेन ऑयल कंपनीज को इराक में लिमिट करे, लेकिन अमेरिका के लिए ये एक रेड लाइन थी। CIA ने लोकल फैक्शंस को फंड किया और ऑपोजिशन को ऑर्गेनाइज करने में मदद की। फिर हुआ बगदाद का को, कासिम को हटा दिया गया और पावर में आई बाथ पार्टी। ये पार्टी बाद में आगे जाके सद्दाम हुसैन की पार्टी बनी। बाद में ऑफिशियल रिपोर्ट्स में सामने आया कि CIA एक और साजिश में भी शामिल थी। अमेरिका ने उस टाइम के बाद लीडर्स को एक ब्लैक लिस्ट दी थी, जिसमें कासिम के सपोर्टर्स, एक्टिविस्ट, लेफ्टिस्ट लीडर्स के नाम लिखे हुए थे। उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर दिया गया। हर नाम के साथ एक लाश गिरती गई। हजारों लोग इस साजिश में मारे गए और आखिरकार इराक में ऐसी हुकूमत बन गई जिसके जरिए अमेरिका अपने मफादात को आसानी से फुलफिल कर सकता था। लेकिन इराक के लिए इसका मतलब था एक लंबे दौर की इंस्टेबिलिटी। और ये सिर्फ एक को नहीं था, ये एक मिसाल थी कि अमेरिका अपने दुश्मनों को सिर्फ मारते नहीं बल्कि उनके सपोर्टर्स की नस्ल तक मिटा देते हैं। इराक के बाद अमेरिका ने अपनी नजर अगले स्ट्रेटेजिक मुल्क पर डाली, यानी कि टर्की एक ऐसा मुल्क था जो जियोग्राफी के लिहाज से वेस्टर्न पावर्स के लिए क्रूशियल था और साथ साथ नेटो का हिस्सा भी था। नेटो का हिस्सा होने के बावजूद टर्की में बहुत से कूच होते रहे, जैसे 1960 में, 1971 में और 1980 में। जब भी टर्की अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने लगता, अचानक से आर्मी बीच में आ जाती। 1980 का को सबसे फेमस था
था। इसके बारे में एक जुमला बहुत मशहूर है। यूएस एम्बेसडर ने वाशिंगटन को मैसेज भेजा, आवर बॉयज डिड इट। इस एक जुमले ने सब क्लियर कर दिया। को सक्सेसफुल था और अमेरिका अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। अब आते हैं पाकिस्तान पर। लेट 1970s में प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के लिए इंडिपेंडेंट पॉलिसीज लाना चाहते थे। उनकी लीडरशिप में पाकिस्तान के इस्लामिक ब्लॉक के साथ तल्लुकात मजबूत हो रहे थे। We will fight. We'll go back and fight. I faced assassination attempts. I faced imprisonment. I've always been a man of crisis. I will not be a party to the ignominious surrender of my country. इसके साथ साथ पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा था। अमेरिका इस सब पर खुश नहीं था। इस सब के बारे में हेनरी किसिंगर का एक मशहूर जुमला है, We will make a horrible example of you। 1977 में जनरल जियाउल हक ने भुट्टो की हुकूमत का तख्ता पलट दिया। भुट्टो को फांसी दी गई और पाकिस्तान डिक्टेटरशिप के एक और दौर में चला गया। फिर शुरू हुआ वो दौर जिसे हम अफगान जिहाद कहते हैं। CIA ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स भेजे, वेपन्स और फंडिंग के साथ मदारिस फैलाए गए और नौजवानों को जिहाद के लिए रिक्रूट किया गया। इस सब में पाकिस्तान को एक फ्रंटलाइन स्टेट बना दिया गया। लेकिन इस दौलत और जंग का असल नुकसान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अवाम ने उठाया। जमहूरियत को मार्शल लॉ ने दबा दिया, सेक्टेरियन वायलेंस ने सोसाइटी को तोड़ दिया और एक्सट्रीमिज्म ने पूरी नस्लों का फ्यूचर खराब कर दिया। एक ऐसी आग लगाई गई जो आज तक मुस्लिम वर्ल्ड को जला रही है। ये था एक और कू जिसने मुस्लिम कंट्री को डिस्टेबलाइज कर दिया। इराक और टर्की के बाद लगता था कि कहानी यही रुक जाएगी, लेकिन अमेरिका की गेम सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रही। अब इस सिलसिले का नया मंजर दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम कंट्री में खुला। 1965 के दौर में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो एक पॉपुलर लीडर थे, लेकिन उनकी पॉलिसीज वेस्ट के लिए खतरा बन रही थी। फिर एक कू हुआ, सुकार्नो को साइडलाइन कर दिया गया और जनरल सुहार्तो ने पावर संभाल ली। बाद में यूएस एम्बेसी ने टेलीग्राम्स को डिक्लासिफाइड किया तो पता चला कि CIA ने सुहार्तो को बैकडोर से सपोर्ट किया और सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया, अमेरिका ने एक और खेल भी खेला। उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और लेफ्टिस्ट लीडर्स की लिस्ट दी। उसके बाद वही हुआ जो इराक में हुआ। हर एक्टिविस्ट को सिस्टमैटिकली खत्म किया गया। एस्टिमेट के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा लोग मार दिए गए। ये सिर्फ एक कू नहीं था, बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड की हिस्ट्री का सबसे खूनी बाप था और इस खूनी बाप पर अमेरिका की मोहर एक साइलेंट सपोर्टर की तरह हमेशा के लिए लग गई। 1978 में अफगानिस्तान में सॉर्ड रेवोल्यूशन आया और इसके नतीजे में अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट बैक्ड हुकूमत बन गई। अगले साल 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका ने ऑपरेशन साइक्लोन की शक्ल में फौरन इसका जवाब दिया। जिहादी ग्रुप्स को बिलियंस ऑफ डॉलर, वेपन्स और ट्रेनिंग दी गई। इसी प्रोसेस में तालिबान के नेटवर्क तैयार हुए। USSR टूट गया, मगर अफगानिस्तान भी तबाह हो गया और मुस्लिम दुनिया को टेररिज्म का वो दौर मिला जो आज तक खत्म नहीं हुआ। तो अब पिक्चर क्लियर है, हर जगह एक ही फार्मूला इस्तेमाल किया गया। पहले इकोनॉमिक प्रेशर, ऑपोजिशन को फंड करना, मीडिया और प्रोपेगेंडा, और फिर कू। इसके नतीजे में मुस्लिम वर्ल्ड का एक नया नक्शा तैयार किया गया। कहीं डिक्टेटरशिप खड़ी की गई और कहीं अपनी मर्जी के लीडर्स। ईरान में शाह की सीक्रेट पुलिस ने अवाम को दबा दिया। इराक और इंडोनेशिया में हजारों लोग कत्ल हुए। पाकिस्तान में जमहूरियत खत्म करके डिक्टेटरशिप और एक्सट्रीमिज्म को हवा दी गई और अफगानिस्तान बरसों की जंग और तबाही का मरकज बन गया। हर मुल्क में डेमोक्रेसी का नाम बुलंद किया गया, लेकिन हकीकत में अवाम से उनका फ्यूचर ले लिया गया। आज भी मुस्लिम वर्ल्ड अनस्टेबल है, कहीं डिक्टेटरशिप है तो कहीं वीक डेमोक्रेसीज और कहीं एक्सट्रीमिज्म, और सबके पीछे वही सिलसिला है जो अमेरिका शुरू से करता आ रहा है। जब डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट्स बार बार क्रश किए गए तो लोगों का डेमोक्रेसी के नाम से इतबार उठ गया और आखिर में सिर्फ डिक्टेटरशिप और क्योस बची। तो सवाल ये है कि जब हुकूमतें गिराई जाती है, जब अवाम से उनका इख्तियार ले लिया जाता है, तो क्या ये सब कुछ मुल्कों की अपनी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स की वजह से होता है, या फिर ये उस सुपर पावर का खेल होता है जो अपने फायदे के लिए दुनिया के हर मुल्क को तबाह कर देती है। तारीख से ये साबित है कि जब भी मुस्लिम कंट्री ने अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश की है तो उसे दोबारा गिरा दिया गया है। अपने कीमती ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।